Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the class of science of class 10th and we are studying the chapter number 6, life processes. In the previous class we were talking about the transportation in human beings and we already studied about our pumping organ, the heart. The heart has four chambers: left atrium, left ventricle, right ventricle, and how the blood is circulate into the heart from lungs to heart, heart to body parts to heart और heart to lungs किस तरीके से होता है ये हमने वहाँ पर पढ़ लिया था. Now the oxygen enters the blood in the lungs. Oxygen enters the blood in the lungs. ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर एंटर करती है वो हो पाता है लंग्स के अंदर. लंग्स के अंदर ही ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर मिलना पाया जाता है. होता कैसे है वहाँ पर? द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग. जो हार्ट को तरीके से लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो बांटा गया है वो ये सुनिश्चित करता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अपने आप में अलग अलग रहे, मिक्स अपने आप में ना हो पाए. कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो अलग चैम्बर में रहे और ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो एक अलग चैम्बर में रहे, आपस में एक दूसरे से मिक्स ना करें. तो उसके लिए सेपरेशन किया गया है. सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी. जिसके कारण होता क्या है कि ऑक्सीजन की कंप्लीट मात्रा बॉडी को सप्लाई हो पाती है. आसानी से ऑक्सीजन जो है बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाती है इस सेपरेशन के कारण. अगर ये सेपरेशन नहीं होता तो ऑक्सीजन की सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है बॉडी को सामना करना पड़ती है. दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड. अब ये जो चीज़ है वो उन एनिमल्स के अंदर एक तरीके से सही मानी जाती है जो जहाँ एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है. जिन एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ती है उनके लिए जो प्रोसेस है वो अपने आप में काफ़ी अच्छा है. सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, जैसे कि बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं, मैमल्स हैं यानी कि स्तनधारी हैं. ये अपने आप में इन ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरीके का प्रोसेस ज़्यादा लाभकारी साबित होता है. विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जो कि अपनी एनर्जी का इस्तेमाल लगातार बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करते रहते हैं. इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, और उन एनिमल्स में जहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं किया जाता है, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट. तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. तो यानी कि यहाँ पर दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं. एक वो हो गए जिनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म वो हो गए जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो उनके अंदर मौजूद एनर्जी पर टोटली डिपेंड अपने आप में कर पा रहा है. सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स, ऐसे कुछ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कुछ एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं जिनका हार्ट जो है वो 3 चैम्बर में डिवाइड होता है एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स. जिनका हार्ट 3 चैम्बर में डिवाइड होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में कहीं ना कहीं मिक्स कर जाते हैं, तो उनके अंदर ये परेशानी देखने को मिलती है.
फिशेज ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे मछलियों की, हैव ओनली 2 चैम्बर हार्ट, जिनका हार्ट केवल 2 ही चैम्बर में डिवाइड होता है। एंड ब्लड इज पम्प टू द गिल्स, ब्लड को गिल्स तक भेजा जाता है। इज ऑक्सीजनेटेड देयर, वो ऑक्सीजनेटेड होता है यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन मिलती है। एंड पासेज डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और उन गिल्स से फिर उस ब्लड को जो कि ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन मिल चुकी थी, उस ब्लड को बाकी के बॉडी पार्ट्स को फिशेस के अंदर भेज दिया जाता है। Then the blood goes only once through the heart in the fish during one cycle. मछलियों के अंदर केवल ये एक बार में एक बार में हो पाता है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं बाकी के ऑर्गेनिज्म में, तो ये एक समय पर 2 बार हो जाता है। तो एक समय पर 2 बार ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो उस तरीके के उसको हम वहाँ पर डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। इट गोज थ्रू दी हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, हर एक चक्र में वो 2 बार सर्कुलेट बॉडी के अंदर कर जाता है, तो उसको डबल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। ये प्रोसेस जो है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। अब सर्कुलेट होने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं ना कहीं वो कुछ वेजल्स मौजूद होते हैं, जिनको हम ब्लड वेजल्स के नाम से जानते हैं। तो उसमें हम बात करते हैं, ये ट्यूब्स होती हैं अपने आप में, जो कि ब्लड वेजल्स के नाम से जानी जाती हैं, और ये अपने आप में 3 तरीके की मानी जाती हैं। इनमें आती हैं आपकी आर्टरीज, आती हैं वीन्स, और फिर आती हैं आपकी कैपिलरीज। इनका थिकनेस वगैरह वगैरह अपने आप में अलग अलग पाई जाती हैं। इनका फंक्शन भी अपने आप में अलग ही अलग होता है। आर्टरीज आर द वेजल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आर्टरीज वो हैं जो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती हैं, या ये कहें कि हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम, ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम आर्टरीज का होता है। आर्टरीज आर द ब्लड वेजल विच कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स। ये जो है एक तरीके से ब्लड को हार्ट से ले जाने का काम कर रही है बॉडी पार्ट्स तक। और हम जानते हैं कि जब ब्लड जो है हार्ट से निकलता है तो उसके अंदर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मौजूद होता है, इसलिए ये जो ब्लड वेजल्स होती हैं, जिनको आर्टरीज के नाम से जानते हैं, तो ये अपने आप में थिक वॉल्ड होती हैं, यानी कि इनकी जो दीवारें हैं जिससे ये मिलकर बनी है वो अपने आप में मोटी होती हैं, जिससे कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ये अपने आप में लीक ना कर जाएं, फट ना जाएं, इसलिए ये अपने आप में मोटी बनी हुई होती हैं, जिससे कि आसानी से ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सके, प्रेशर को वो झेल सके। इसलिए ये जो है ब्लड इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं, इलास्टिक होती हैं, यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं तनाव आ सकता है। उसके बाद हम दूसरी तरीके की बात करते हैं, तो वो है वीन्स। वीन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। और वीन्स वो ब्लड वेजल्स हैं जो बॉडी पार्ट्स से ब्लड को लाती हैं और हार्ट के अंदर छोड़ देती हैं। अब जब ब्लड बॉडी पार्ट्स में पहुंच गया था, वहाँ पर उसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन वगैरह मौजूद होती है वो सब वहाँ पर इस्तेमाल कर ली जाती है। फिर उसके बाद उतना प्रेशर उसके अंदर मौजूद नहीं होता है जितना प्रेशर जाते समय उसके अंदर मौजूद होता है। जब हार्ट से जा रहा होगा तब उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर मौजूद होता है, जब हार्ट में वापस आ रहा होता है तो उतना प्रेशर उसके अंदर मौजूद नहीं होता है। तो ये जो वीन्स हैं, जो कि ब्लड वेजल्स हैं, जो कि ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक लाने का काम कर रही हैं, ये अपने आप में थिन वॉल्ड होती हैं, यानी कि इसकी जो सतह है वो उतनी मोटी नहीं होती जितनी आर्टरीज की होती हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर उतना प्रेशर नहीं मौजूद होता है जो कि उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके, इसलिए ये पतली दीवारों से या पतली सतह से मिलकर अपने आप में बनी हुई होती है। हाँ, इनके अंदर वाल्व्स लगे होते हैं, वॉल्व्स लगे रहते हैं, जो कि एक तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि जो ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो, वो उस अपने डायरेक्शन में वापस लौट कर ना आए, क्योंकि उतना प्रेशर ब्लड के अंदर होता नहीं है। तो हो सकता है कि ब्लड जिस रास्ते में जा रहा था उस रास्ते से वापस आ जाए, तो इसलिए इसको रोकने के लिए इनके अंदर वाल्व्स लगे होते हैं, वीन्स के अंदर वाल्व्स लगे होते हैं,
जो कि तेज़ी से ये सुनिश्चित करते हैं कि वो जो ब्लड का डायरेक्शन है वो एक ही रहे, वापस उस डायरेक्शन में लौट कर ना आ पाए। आर्टरीज के अंदर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका प्रेशर ही इतना होता है कि उसको सीधे एक ही डायरेक्शन में भेज देता है। तीसरे तरीके की हम बात करते हैं, तो तीसरे तरीके के ब्लड वेजल्स को हम कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। दीज आर द स्मॉल ट्यूब्स, ये बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर सेल्स से वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं। वेन्स से और आर्टरीज से पर्टिकुलर सेल्स को जोड़ने का काम जो है वो कैपिलरीज का है, और इनके ज़रिए जो है पर्टिकुलर सेल तक ब्लड वगैरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, और जिसके कारण पहुंचता है वो ब्लड कैपिलरीज ही हैं, जो कि हर एक पर्टिकुलर छोटे से छोटे सेल्स के साथ में ये अपने आप में जुड़ी हुई है। ये तो इस तरीके से 3 तरीके के ब्लड वेजल्स माने जाते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। इन सभी का अपने आप में अलग अलग काम होता है। और किस तरीके की आर्टरीज होंगे, थिक वॉल्ड होती हैं, इसके अंदर वाल्व मौजूद नहीं होते हैं, ये ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ले आने का काम करती हैं। वहीं पर वेन्स की बात करते हैं, ये थिन वॉल्ड होती हैं, ये बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को लाने का काम करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड को लाने का काम बॉडी पार्ट से हार्ट तक करने का काम वेन्स का है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ले आने का काम आर्टरीज का है। और जो कैपिलरीज हैं वो स्मॉल ट्यूब्स हैं जो पर्टिकुलर सेल्स तक ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम इन कैपिलरीज का ही होता है। तो इस तरीके से वहाँ पर ब्लड वेजल्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं आगे हम मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप ए लीक। अब ये पूरा एक सिस्टम है जिसके दौरान वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस चलता है। ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अपने साथ में कई सारे मिनरल्स, फूड एटसेट्रा सभी को साथ में लेके जाता है। तो अगर यहाँ पर किसी तरीके से कोई लीक हो जाए, यानी कि वो कहीं ना कहीं से निकलने लगे, तो उस केस में होता क्या होगा। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। भाई एक कंडीशन मान लीजिए कि हम लोग इंजर्ड हो गए और कहीं ना कहीं खून जो है वो अपने आप में निकलने लगा है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। प्राकृतिक रूप से जो खून का जो निकलना है वो अपने आप में कम होने लगता है धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आता है कि वो खून निकलना अपने आप में बंद हो जाता है। होता क्या है इस समय पर, लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी टू द पंपिंग सिस्टम। जब लीकेज हो जाता है तो लीकेज होते समय पर जो तरीके से प्रेशर होता है वो अपने आप में कम हो जाता है। पंपिंग सिस्टम का उतनी तेज़ी से ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, नहीं चल पाता है। जिसको रोकने के लिए, अगर हमें इसको रोकना है, लीकेज को रोकना है, टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स। ब्लड के अंदर प्लेटलेट सेल्स मौजूद होते हैं विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर दौड़ते रहते हैं, और जहाँ पर भी लीक होता है तो फिर वो आगे आगे दौड़कर वहाँ पर निकल कर वो प्लेटलेट्स जो है एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और उस ब्लड को क्लॉट करा देती हैं, एक तरीके से उसको वहाँ पर जमा देती हैं, जिससे कि ब्लड फिर आगे और ज़्यादा ना बह पाए। तो इस तरीके से प्लेटलेट्स का काम जो लीकेज को वहाँ पर रोकने का होता है। ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी ज़्यादा अपना अहम योगदान निभाती है। अब लिम्फ क्या है? लिम्फ इज फ्लो इन अ लिम्फेटिक सिस्टम। सर लिम्फेटिक सिस्टम में एक तरीके ब्लड की भांति ही एक और लिक्विड दौड़ता है जिसको हम लिम्फ के नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वाइट ब्लड। इसको सफ़ेद खून के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज इन दिस देर इज़ WBCs आर प्रेजेंट। इनके अंदर WBC वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होती हैं। RBCs जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं, तो इसलिए उनका रंग जो है वो लाल होता है। और यहाँ पर ये WBCs जिसके अंदर मौजूद होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, इसका रंग जो है वो अपने आप में सफ़ेद होता है। लिम्फ को हम वाइट ब्लड के नाम से जानते हैं। ये पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में दौड़ता रहता है, और लिम्फ जो है हमें हमारी बॉडी को एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो लिम्फ के द्वारा दी जाती है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी बॉडी को कई बीमारियों के कांटेक्ट में आने से अपने आप में रोकता है और हमको बचाए रखता है, जिससे कि हम लोग आसानी से बीमारी में कांटेक्ट में अपने आप में नहीं आते। काफ़ी ज़रूरी हमारे लिए लिम्फ भी होता है। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ प्लाज्मा। रेड ब्लड आपने ब्लड में भी देखा था, वो भी एक तरीके के प्लाज्मा है। वो भी उसमें भी सेल्स जो हैं सस्पेंडेड रहते हैं,
और ये भी एक तरीके का प्लाज्मा ही है, लेकिन इसको वाइट ब्लड कहते हैं। ये WBC इसके अंदर मौजूद होती हैं और वहाँ पर वो RBCs मौजूद होती हैं ब्लड के अंदर। अगला हमारा टॉपिक आएगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसको हम पढ़ेंगे अगले क्लास में।